हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीपा एजुकेशन जे। आज की इस वीडियो में हम वापस चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2023-24 के संबंध में। आपको पता है कि परीक्षा का तिथि जो है फरवरी में निर्धारित कर दिया गया है, तो आपके पास समय बहुत कम बचा है। अब आपको पता है कि जीके के प्रश्न हमेशा परीक्षा में पूछे जाते हैं और इसमें भी जीएस में आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आज हम थोड़ा सा वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में भी पढ़ लेते हैं। ये टॉपिक ऐसा है जो अभी जो विगत वर्षों में जो परीक्षाएं हुई हैं उसमें मैंने देखा हुआ है कि वर्ल्ड हिस्ट्री से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हो सकता है कि आपके जो सिलेबस इसमें जो इंक्लूडेड किया गया है उसके अतिरिक्त ये आपके सिलेबस का पार्ट आगे क्वेश्चन में बन सकते हैं। तो हम इसको भी बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। टॉपिक कुछ ऐसा होगा कि बच्चे क्या करते हैं कि कंफ्यूज होते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री को पढ़ना नहीं चाहते हैं, है ना। क्योंकि उससे प्रश्न समझ में नहीं आता कैसे प्रश्न बनेंगे। तो देखिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कैसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक, तो जैसे भी प्रश्न पिछले जो वर्षों में परीक्षाएं हुई हैं उनके आधार पर मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन आपके सामने बनाए हुए हैं। अगर ये सेशन आपको पसंद आए और इस सेशन को आप बिल्कुल लास्ट तक देखिए, वर्ल्ड हिस्ट्री के 2, 4, 5 टॉपिक मैं आपको बिल्कुल एकदम ईजी लैंग्वेज में बता देती हूँ जो आपकी परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। तो सेशन को बिल्कुल लास्ट तक देखिए। पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं, लाल कुर्ती नाम से सेना का गठन किसने किया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर ऑप्शन दिया है जोसेफ मेजिनी, कैवर, गैरीबाल्डी और इमैनुअल। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए कि ये सारे प्रश्न, ये जो मैं आपको बता रही हूँ, ये सभी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इसका लाल कुर्ती के नाम से गैरीबाल्डी को जाना जाता है, आप पहले ये जानते रहिए। अब इसके साथ ही साथ मैं आपको ये जो लाल कुर्ती और गैरीबाल्डी का संबंध है वो है इटली के एकीकरण से। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आप इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण, सारा चीजें, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध पढ़ते हैं। बहुत ज्यादा टॉपिक नहीं है, पर मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में इटली का एकीकरण बता देती हूँ। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इटली के एकीकरण में जोसेफ मेजिनी को माना जाता है, क्योंकि वही इटली के एकीकरण के जनक माने जाते हैं। ठीक, अब इटली के एकीकरण में जो सबसे बड़ा बाधक अगर बात करें तो ऑस्ट्रिया था, और इटली की समस्या को काउंट काबूल ने अंतर्राष्ट्रीय समस्या बना दिया था। अब हम विक्टर इमैनुअल की इनकी अगर बात करें तो ये सार्डिनिया के जो थे वो शासक थे। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आपसे ये पूछ सकता है कि सार्डिनिया का शासक कौन था। विक्टर इमैनुअल थे। ठीक, इटली के एकीकरण की शुरुआत लोम्बार्डी और सार्डिनिया राज्यों के मेल से हुई। यद्यपि इटली राष्ट्र का जन्म, ध्यान रखिएगा, 2 अप्रैल 1860 से माना जाता है। ये भी प्रश्न पिछली बार परीक्षा में आया हुआ है, तो ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व नवयुवकों के हाथ में दे दूं। ये कथन किसका था? तो ये कथन था आपका जोसेफ मेजिनी का था, जिनको इटली के एकीकरण का जन्मदाता या इटली के एकीकरण का जनक जोसेफ मेजिनी को माना जाता है। और इनका कहना था कि यदि कोई भी राज्य ये चाहता है कि वो राज्य का विकास हो, विकसित हो, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि सारे राज्य का जो नेतृत्व है वो नवयुवकों के हाथ में दे दो। क्योंकि नवयुवक जो हैं वो आजकल के क्या हैं, अवेयर हैं, और वो जिस तरीके से समाज का संचालन कर लेंगे उतना कोई भी नेतृत्व उसका नहीं कर सकता। तो देखिए, इस एक प्रश्न से मैंने आपको कम से कम 10 पॉइंट बताए हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, और विगत परीक्षाएं जो हुई हैं उसमें ये प्रश्न आया हुआ है, तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, आगे है क्वेश्चन, इटली की तलवार किसे कहा जाता है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, मैंने आपको पहले भी बताया, ऑप्शन है गैरीबाल्डी, मेजिनी, कैवूर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मैं आपको पहले भी आपको बता रखी थी, इटली के एकीकरण की जो तलवार है वो गैरीबाल्डी को माना जाता है। वहीं पर मैंने आपको अभी इस क्वेश्चन से पहले भी आपको बताया था कि गैरीबाल्डी को ही लाल कुर्ती नाम से, जो अभी क्वेश्चन मैंने बताया था उसमें भी बताया था कि लाल कुर्ती नाम से इन्होंने एक सेना का संगठन किया था। ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब इसके अलावा मैं आपको एक और चीज बता देती हूँ कि इटली के एकीकरण का 1871 ईस्वी में काउंट काबूल ने भी किया था। ये भी सन आपसे पूछा जाता है। ठीक, आगे क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण का जनक किसे कहा जाता है। देखिए, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैवूर, मेजिनी, गैरीबाल्डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ चौथा ऑप्शन माने तो मैं आपको पहले भी बताया था कि इटली के एकीकरण का जनक की अगर हम बात करेंगे तो जोसेफ मेजिनी को माना जाता है। इटली के एकीकरण, ये 3 नाम आप हमेशा इटली के एकीकरण में जोसेफ मेजिनी,
काउंट काबूल और गैरिबाल्डी, ये 3 नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसमें से मेजिनी का नाम, इटली के एकीकरण का जनक अगर बात करें तो जोसेफ मेजिनी को माना जाता है, जिसका एक कथन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बार बार बता रही हूँ, यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व नवयुवकों के हाथ में दे दो। ये कथन आपसे डिट्टो पूछ लिया जाता है, तो ये जोसेफ मेजिनी का कथन था, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे क्वेश्चन, निम्न में से किस क्रांति को अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है? इसे हम थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं। तो नया क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रूसी क्रांति के दौरान चेका का गठन किसने किया? ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पहले भी बता दे रही हूँ कि एक क्वेश्चन से मैं लगभग आपको 10 पॉइंट बताऊंगी, जिससे आपके वर्ल्ड हिस्ट्री के कोई भी क्वेश्चन इन टॉपिक से गलत नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर हम रूसी क्रांति के बारे में पढ़ते हैं या रूस की क्रांति के बारे में पढ़ते हैं, तो यहाँ पर हम सबसे पहला जो नाम पढ़ते हैं रूस की क्रांति के संबंध में, ऑप्शन दिया है लेनिन, प्लोखानोव, ट्राटस्की और केरेंस्की। तो यहाँ पर दिया है कि रूसी क्रांति के दौरान चेका का गठन किसने किया था? तो चेका का संगठन किया था लेनिन ने। ठीक, अब ये चेका क्या था ये भी आप जानते रहिए। तो सबसे पहले हम रूस की क्रांति के बारे में जब हम भी पढ़ते हैं तो उसमें हम 3 नाम इसमें भी पढ़ते हैं, कार्ल मार्क्स का नाम, और आपको पता है कि कार्ल मार्क्स की एक पुस्तक भी अक्सर पूछी जाती है, दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये दोनों पुस्तक कार्ल मार्क्स की है जिनका नाम पूछा जाता है। इसके अलावा इसमें अलेक्जेंडर द्वितीय का नाम भी जाना जाता है, और अलेक्जेंडर द्वितीय को जार मुक्तिदाता के नाम से जाना जाता है। जार किसको कहा जाता है? तो मैं आपको बता देती थी कि रूस के जो शासक होते थे उनको जार कहा जाता था, और जारशाही व्यवस्था थी, यानी शासक के अंदर ही व्यक्ति उसके अधीन कार्य करते थे, इसलिए जारशाही व्यवस्था थी। लेकिन जार मुक्तिदाता के नाम से अलेक्जेंडर द्वितीय को जाना जाता है। इन्हीं सब सेना का जो गठन किया जाता था इनको पराजित करने के लिए, इसके लिए लेनिन ने चेका का गठन किया था, जो क्या था? एक सेना का संगठन था। ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वहीं पर लेनिन का नाम, बोल्शेविक क्रांति के नेता भी जो था वो लेनिन था, और बोल्शेविक क्रांति आपसे पूछे तो आप बताएंगे कि 7 नवंबर 1917 में हुई थी। ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो। बोल्शेविक क्रांति का नेता भी लेनिन को माना जाता है, और ये क्रांति हुई थी 7 नवंबर 1917 को। तो देखिए, रूस की क्रांति के संबंध में भी मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई है। यह दल अगर हम बात करेंगे तो ये तीनों नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, आगे मैं आपको बताऊंगी इनके भी नाम के बारे में, और ट्राटस्की के बारे में भी बताऊंगी, ध्यान रखिएगा। निम्न में से किसने रूस में लाल सेना का गठन किया था? पहला ऑप्शन है ट्राटस्की, दूसरा ऑप्शन है, थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं, दूसरा ऑप्शन है केरेंस्की, तीसरा है लेनिन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मैंने आपको पहले बताया था, लाल सेना की अगर हम बात करते हैं तो इसका गठन किया था ट्राटस्की ने। मैं आपको अभी भी रूस की क्रांति के बारे में मैंने आपको बताया था, एक बार फिर बता देती हूँ कि एक जार, एक चर्च और एक रूस का नारा भी जार निकोलस द्वितीय ने दिया था। और जार निकोलस द्वितीय, मैंने आपको पहले बताया था कि जार मुक्तिदाता के नाम से अलेक्जेंडर द्वितीय को जाना जाता है, जो रूस की क्रांति से संबंधित था। वहीं पर रूस में सबसे अधिक जनसंख्या में अगर पूछे कि कौन लोग होते थे तो 100 लोगों की थे, ये भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है। और लाल सेना का अगर गठन, तो मैंने आपको पहले बता दिया था, लाल सेना का गठन किसने किया है? ट्राटस्की ने किया है। ठीक, सेशन पसंद आ रहा हो तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अब हम पढ़ते हैं द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ कब हुआ? पहला ऑप्शन है 1939, दूसरा है 1938, तीसरा 1940 और चौथा है 1942। तो ध्यान रखिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ की बात करें तो इसका आरंभ होता है 1 सितंबर 1939, यानी 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया, और इसी के साथ ही क्या हुई? द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई है। और जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण ही द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण भी बना था। देखिए, जो नोट बता रही हूँ वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में पढ़ लेते हैं हम, कि द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत जो होती है, जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया, वहीं से 1 सितंबर 1939 से द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होती है। इस विश्व युद्ध की संकल्पना किसी ने भी नहीं की थी, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध भी आपको पता है कि 1914 से लेकर 1918 तक लगातार 4 वर्षों तक चला था। उसके बाद ये तय किया गया था कि अब विश्व में कभी भी कोई विश्व युद्ध नहीं होगा, लेकिन 1939 का वो टाइम था कि द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन की अगर बात करें तो जनरल रोमेल का नाम डेजर्ट फॉक्स रखा गया था। ध्यान रखिएगा, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जनरल रोमेल का नाम क्या रखा गया था? तो डेजर्ट फॉक्स रखा गया था, और डेजर्ट फॉक्स से भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है।
तो कि डेजर्ट फॉक्स क्या था या क्या है या का संबंध किससे है, तो आप बताएंगे कि जनरल रोमेल से था, उनका ही नाम डेजर्ट फॉक्स रखा गया था। वहीं पर जर्मनी ने वर्साई की संधि का उल्लंघन किया, तो ये सारा कुछ रीजन बना तत्कालिक जो है द्वितीय विश्व युद्ध का। तो ध्यान रखिएगा, आपको पता है कि प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ तो पूरा विश्व जो है वो दो गुट में विभाजित हो गया था, एक मित्र और दूसरा धुरी राष्ट्र। तो ध्यान रखिएगा, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सन आपसे इंपॉर्टेंट है इसलिए पूछा जाता है। अब आगे एक प्रश्न देख लें, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई थी? तो मैं आपको पहले बता दी हूँ कि ऑप्शन है 1944, 1946, 1943, 1945। तो मैं आपको पहले भी बता रखी हूँ और फिर से इस बात को आप ध्यान से समझिएगा कि क्या हुआ कि जब जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया, उस आक्रमण के साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। अब क्या हुआ कि आपको पहले बताया गया था कि पूरा विश्व जो था वो दो गुट में विभाजित था, मित्र राष्ट्र, धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र जो थे वो संपूर्ण विश्व को दो खेमों में बांट दिए थे। अब यहाँ पर क्या हुआ कि द्वितीय विश्व युद्ध कैसे समाप्त होता है, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध की तरह द्वितीय विश्व युद्ध में भी बहुत ज्यादा जनधन की, जनमान की बहुत ज्यादा हानि हुई थी। अब सभी तरीके से प्रयास ये किया गया कि इस विश्व युद्ध को क्या कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। तो पहले आप इसका आंसर जानते रहिए कि 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई। अब समाप्ति से पहले की अगर हम बात करें तो आप दो डेट जानते रहिए। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को जापान पर अणु बम का प्रयोग किया, सिर्फ प्रयोग किया था, और इस युद्ध में मित्र राष्ट्रों द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश भी जापान बना। अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नाम से और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर फैटमैन नामक एटम बम गिराया। और कहा जाता है कि इस एटम बम का, इस परमाणु बम का इतना असर बहुत सालों तक दिखता रहा। जापान पूरी तरीके से क्या हो गया था, नष्ट हो चुका था, और इस परमाणु बम का रिएक्शन जो है वो मतलब बहुत बुरी तरीके से हुआ था। तो इस कारण द्वितीय विश्व युद्ध क्या हुआ, समाप्त हो गया। क्योंकि वहां अब कोई लोग ही, कोई पशु पक्षी कुछ बचा ही नहीं था युद्ध करने के लिए। तो ये तत्कालिक कारण भी बना कि द्वितीय विश्व युद्ध को क्या किया जाए। और जबकि ये सिर्फ ये था कि अमेरिका सिर्फ क्या था, परमाणु बम का प्रयोग कर रहा था, या सिर्फ अगर बात करें तो सिर्फ और सिर्फ अपने जो परमाणु बम बनाया हुआ था उसका सिर्फ प्रयोग किया था। तो आपसे डेट, ये जितनी चीजें मैं बताई हूँ सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। ये डेट भी आपसे पूछा जा सकता है कि अमेरिका ने जापान पर, हिरोशिमा पर कब बम गिराया, नागासाकी पर। तो आप बताएंगे 6 अगस्त को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त को नागासाकी पर एटम बम गिराया था। हिरोशिमा पर जो बम गिराया था उसे लिटिल बॉय के नाम से, और नागासाकी पर जो बम गिराया था उसे फैटमैन के नाम से जाना जाता है। तो ये सारे पॉइंट जो मैं बताई हूँ वो सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो अगर सेशन पसंद आ रहा हो, वर्ल्ड हिस्ट्री थोड़ा सा बहुत ज़्यादा लेंदी है पर मैं क्वेश्चन सेलेक्टेड लाई हूँ कि कैसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। सेशन पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आगे क्वेश्चन, जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर यानी नौसैनिक अड्डा पर कब आक्रमण किया था? ऑप्शन है 1941, 1939, 1940 और लास्ट ऑप्शन है 1945। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखते रहिएगा। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि नौसेना, आपसे कभी कभी ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है कि नौसेना अड्डा या नौसैनिक अड्डा पर कब आक्रमण किया गया? 1941, 1939, 1940 और 1945। ये सारा सन आपको मैंने थोड़ा थोड़ा करके सब बताया हुआ है। अब यहाँ पर हम जान जाते हैं कि इस का क्या रीजन था, या इसका पहले आप इसका आंसर जानते रहिए कि अमेरिका का द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश अगर बात करें तो 1949 को माना जाता है। इस कारण जापान द्वारा 7 दिसंबर 1941 को, ध्यान रखिएगा 7 दिसंबर 1941 को हवाई द्वीप पर स्थित पर्ल हार्बर के अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर जबरदस्त हमला हुआ था। ये एक बहुत बड़ा रीजन था कि अमेरिका ने जापान को चुना था अपने परमाणु बम के आविष्कार के लिए या प्रयोग के लिए, क्योंकि परमाणु बम बना रखा गया था, अब उसका प्रयोग करना था। तो जापान पर इसलिए किया गया क्योंकि जापान ने 1941 में अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर जबरदस्त क्या किया था, हमला किया था। और अगर उन्होंने इस पर हमला किया था तो ये सन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता। और आप ये भी जानते रहिए कि जापान पर ही क्यों किया गया था, तो ये भी एक तत्कालिक कारण बना था जापान पर हमले का। ठीक है,
तो सेशन पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बता दिया था, संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा एवं नागासाकी नगर पर कब परमाणु बम गिराए थे। ध्यान रखिएगा, मैंने आपको पहले बता दिया था कि 6 अगस्त और 9 अगस्त की डेट आप जानते रहिएगा। 6 अगस्त पर कभी कभी आपसे क्रमशः डेट पूछा जा सकता है और कभी कभी आपसे सन पूछा जाता है, तो 1945 का सन याद रखते रहिएगा। और दूसरा, आपसे कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि पहले किस पर गिराया था, तो आप पहले जानते रहेंगे कि हिरोशिमा पर पहले बम गिराया गया था, उसके बाद नागासाकी पर बम गिराया गया था। तो हिरोशिमा पर जो बम गिरा था वो लिटिल बॉय नाम से था, और नागासाकी पर जो बम गिरा गया था उसे फैटमैन का नाम दिया गया था। तो ये जितने टॉपिक मैं आपको बता दी हूँ ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1945 को गिराया गया था, 6 अगस्त को, 9 अगस्त को, 6 अगस्त को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त को नागासाकी पर। हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया था उसे लिटिल बॉय का नाम दिया गया, और नागासाकी पर जो बम गिराया गया था उसे फैटमैन का नाम दिया गया था। ध्यान रखिएगा। तो ये एक क्वेश्चन में मैंने आपको 7 से 8 पॉइंट बताए हैं। तो वर्ल्ड हिस्ट्री के लगभग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन जो पिछली परीक्षाओं में आ रखे हुए हैं वो मैंने आपको बता दिया है। आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर सेशन पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।